हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम बात करेंगे कि जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या एडवांटेज होता है म्यूचुअल फंड का, ठीक है, उनका जितना भी पोर्टफोलियो उसके मैनेजमेंट में क्या क्या एडवांटेज होता है, हम उसके बारे में बारी बारी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर आप उससे ये देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं म्यूचुअल फंड्स आजकल बहुत पॉपुलर टॉपिक है, बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जिसके तहत ज़्यादातर लोग उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरीके से हमारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ 8 टॉपिक्स देखे हैं उसके, ठीक है। तो 8 टॉपिक्स आप देख सकते हो और मैं आपको बारी बारी बताऊंगा कि ये 8 जो टॉपिक्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स का जो भी बेनिफिट एडवांटेज उसमें किस तरीके से ये एक्सप्लेन करते हैं कि उसका क्या क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मुझे कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर मैं कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करता हूं, ठीक है, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहां पर सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। अभी ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अगर मैंने किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में अगर उसको इन्वेस्ट किया है तो वहां पर मेरा एवरी टाइम प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर मुझे ऐसा ही करना है तो मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करके रख लूंगा, क्योंकि सबसे सिक्योर वही है। लेकिन क्या मुझे उसमें रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए कैसा होता है कि जो बाकी हमारे जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, जैसे हमारा रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक्स हो गया, ठीक है, स्पेसिफिकली स्टॉक्स, ठीक है, कोई भी एसेट आप देखोगे वो स्टॉक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाता है। लेकिन क्या जब मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं, जो कि हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, वो अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या जो एक पर्टिकुलर इन स्टॉक में या एक पर्टिकुलर सेक्टर में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं, क्या मेरा सेफ रहेगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि अपना जो रिस्क को मैनेज करने के लिए मुझे स्टॉक को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि मैं यहां पर डाइवर्सिफाई कर रहा हूं, ठीक है, डाइवर्सिफाई कर रहा हूं, मतलब अगर अलग अलग सेक्टर्स हैं तो अलग अलग सेक्टर्स में मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है। तो स्टॉक का जो अलग अलग सेक्टर्स है, जैसे आप देख सकते हैं, एक फार्मा है, आईटी है, ठीक है, फिर मैं ये कहूंगा फाइनेंशियल्स है, फाइनेंशियल सीमेंट सेक्टर है, एफएमसीजी है, पावर सेक्टर है, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर आप देख सकते हो, स्टॉक्स के अलग अलग सेक्टर हैं, मैं अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अगर आप एक इंडिविजुअली कहीं पर इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपके लिए बहुत दिक्कत ये होगी कि इसको कैसे मैं एनालाइज करूं, ठीक है, एनालाइजिंग में प्रॉब्लम होगी। दूसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर फंड हाउस के पास आप जा रहे हो और आप अपना एक बहुत बड़ा कॉर्पस उसको दे रहे हो, आप बोलिए कि आप इसको मैनेज करिए, ठीक है, डाइवर्सिफाई करके करिए, तो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल नहीं होगा। वो एक अपना अच्छा पोर्शन आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं होगा। इसलिए यह टॉपिक का नाम है यहाँ पर अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, कि आपका जो पोर्टफोलियो है, मतलब आप जो भी पैसा आप उनको दे रहे हो, ठीक है, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, तो वो अच्छे से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, और डिपेंड करता है कि कौन कौन सा सेक्टर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, उसके तहत उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल होता है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट का, अपने रिटर्न का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनको नहीं देना पड़ता है, तो ये आपके लिए काफ़ी अफोर्डेबल है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे, अगर जैसे आप देखोगे इसमें हो गया पीएमएस हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, उसमें आप 50 लाख लेकर जा रहे हो, 1 करोड़ लेकर जा रहे हो, और आपको उसमें से भी 2-3% उनको देना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा आपका, आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, और ये भी देखोगे कि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये पोर्टफोलियो आपका अच्छे से मैनेज भी हो रहा है और अच्छे से डाइवर्सिफाई भी हो रहा है, ठीक है। अभी इसी में हम देखेंगे दूसरा वाला टॉपिक यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि किसी भी चीज को अगर हम बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं तो उसकी जो लागत है वो कम हो जाती है, ठीक है। मतलब ये है कि एक बहुत सिंपल सा मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि मान लीजिए जैसे कि कोई लॉजिस्टिक कंपनी है, ठीक है, उन्होंने एक ट्रक को, ठीक है, जैसे कि बहुत बड़ा हैवी ट्रक है, उसमें कुछ सामान यहाँ से मुंबई से अहमदाबाद लेकर जाना है, ठीक है।
तो अगर मुंबई से अहमदाबाद वो जा रहा है, ठीक है, अहमदाबाद जा रहा है, मान लीजिए कुछ भी सामान वहां भेजने के लिए मुझे यहां से मान लीजिए 10,000 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, कोई भी सामान भेजने के लिए। अभी अगर वो सामान की जो वैल्यू है, वैल्यू अगर 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख उसकी वैल्यू है, तो एक पर्टिकुलर आप देखोगे अगर 1 लाख वैल्यू है तो 10,000 पूरा उसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 10,000 अगर उसमें डिवाइड हो रहा है तो एक के पीछे कितना उसकी वैल्यू आ रही है, थोड़ा कम आ रही है, राइट, थोड़ा इसमें कम आ रही है, मतलब 10 रुपए के आसपास आ रही है, ठीक है, 10 रुपए के आसपास आ रही है। तो मैं देख रहा हूं कि 10,000 जो है ये मुझे इफेक्टिव लग रहा है, ठीक है, कि 1 लाख का सामान है उसको पहुंचाने के लिए मैं 10,000 दे रहा हूं, ठीक है, इफेक्टिव है। लेकिन वहीं पर अगर यही चीज बढ़ के 10 लाख अगर मैं कर देता हूं, या 10 ये वैल्यू 10 करोड़ की भी अगर मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, 10 करोड़ की भी अगर मैं यहां पर कर दे रहा हूं, तो देखोगे अगर फिर भी उसकी वहां पहुंचाने का पैसा 10,000 है, तो यहां पर मैंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव किया है, ठीक है। एक काम जो मैं उतने पैसे में कर रहा हूं, उसी के साथ में मैं बहुत सारा काम भी उतने पैसे में कर रहा हूं, तो दैट इज माय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यहां पर होता क्या है कि जैसे अभी आपका ये पूरा जो हम पोर्टफोलियो दे रहे हैं, जो पैसा हम दे रहे हैं, ठीक है, इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, तो आप देखोगे जो प्रोफेशनल्स है उनका पैसा, प्लस आप देखोगे जैसे ऑफिस एरिया उनका पैसा, बहुत सारी चीजें जिसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्ट क्या होता है, इन्वेस्टर्स पे डाइवर्सिफाई हो जाता है, पूरा इन्वेस्टर्स में बच जाता है। तो अगर इन्वेस्टर्स जो है उनकी वैल्यू मान लीजिए 100 करोड़ है और कॉस्ट आ रहा है 1 करोड़, तो उनमें उनके में चला जाएगा पूरे 100 करोड़ इन्वेस्टर्स में। वही इन्वेस्टर्स बढ़ के जो इन्वेस्टर्स हैं अभी उनका जो आप देखोगे कि वही 100 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, तो वो बढ़ के पूरे में फैल जाएगा। अगर वही इन्वेस्टर 1 ही 2 रहते हैं तो पूरा कॉस्ट उनके ऊपर आता है। तो यहाँ पर मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करता हूँ जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा लार्ज फंड वहाँ पर मैनेज करता है, तो ये जो उनका कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है और सारे इन्वेस्टर्स के ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव किया। अभी आता है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। आप देखोगे कि रिपोर्ट्स, ठीक है, रिपोर्ट्स, ठीक है, परफॉर्मेंस, डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं करूंगा एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स का जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, उनका जो रिपोर्ट्स वो लोग बनाते हैं, रिपोर्ट्स हो गया, परफॉर्मेंस हो गया कि इन्होंने इतने साल में कितना परफॉर्म किया, ठीक है, उनके एसेट मैनेजमेंट की पूरा जो एएमयू जो भी वो एसेट मैनेज करे उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, ठीक है, कितना इंस्ट्रूमेंट में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, हाउ डाइवर्सिफाइड इट इज, वो हो गया, और नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो ये चीज आपको सामने मेंशन की जाती है उनके रिपोर्ट्स में, एवरीडे कैलकुलेट करके एवरीडे आपको बताया जाता है कि इतना एनएवी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर डाइवर्सिफाइड पूरा होता है, रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस, इंस्ट्रूमेंट्स, एनएवी, एवरीथिंग वहां पर आप देखोगे वो सामने आपको मेंशन होता है, ठीक है, उनके वेबसाइट पे मेंशन होता है, रिपोर्ट्स में मेंशन होता है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी पूरी होती है, ठीक है, मतलब कोई भी चीज आपसे छुपी नहीं है, ऑलराइट, कोई भी चीज आपसे छुपी नहीं है। आपको ये पूरा पता होगा कि मैंने जो पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं वो पैसा कहां पर लग रहा है और किसके पास जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको पूरा उसमें पता चल जाएगा। तो हमें क्या है कि पीछे क्या हो रहा है, हमें इसकी कोई चिंता नहीं होगी, बिकॉज जो है वो सामने है, सारे रिपोर्ट्स आपको सामने दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चीज हो गई, ठीक है। अभी हमारा इसमें चौथा टॉपिक आता है लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी। अभी लिक्विडिटी की जब मैं बात करूं तो मान लीजिए मेरे पास कोई भी एसेट है जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, ठीक है। अभी अगर जैसे गोल्ड भी हो गया, ठीक है, तो मैं गोल्ड बाजार में जाके बेचूंगा, मुझे पैसा मिल जाएगा, दैट इज लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हाउ लिक्विड इट इज, क्योंकि कई बार आप देखो कि कोई एसेट आपने परचेस किया है, वो एसेट जल्दी बिकता नहीं है, ठीक है। अभी बड़े एसेट की अगर मैं बात करूं तो हमारा रियल स्टेट आता है कि आपके पास एक लार्ज चंक ऑफ, ये बोलते हैं लैंड, लार्ज पीस ऑफ लैंड आपके पास है, ठीक है, या फिर आप देखोगे कि आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है,
या आपकी कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आप उसको बाजार में बेचने जाओगे तो जल्दी नहीं बिकता है, ठीक है। रीजन वही रहता है कि आपको इतने बड़े इन्वेस्टर्स नहीं मिलते, इतने बड़े बायर नहीं मिलते हैं, ठीक है, कि हम उसको डायरेक्टली ले लें। लोग नई नई प्रॉपर्टी लेते रहते हैं, ठीक है। तो आपको वहां पर एक वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी रही बात गोल्ड की, तो कोई इतने सारे गोल्ड भी नहीं रखते कि उनको जाके बाजार में अगर बेचेंगे उनको साथ में बहुत सारा अमाउंट उनको मिल जाए, ठीक है। तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी का यहां पर सवाल आता है कि आपके पास जो एसेट है उसकी लिक्विडिटी क्या है, कि मतलब आज अगर आप उसको बेचोगे तो कितनी जल्दी बेचोगे और आपको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। लिक्विडिटी का ये कंसेप्ट होता है कि आप अगर जब उसको बेचना चाहो तब वो बिक जाए और जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो उसी में बिके, तभी आपको वो फायदा रहता है, ठीक है। कमर्शियल प्रॉपर्टी मैंने ली है 10 करोड़ की, मैं बेचने जा रहा हूं तो मुझे 10 करोड़ मिल भी नहीं रहा है, वो बोले 10 करोड़ 10 लाख देंगे या 10 ही करोड़ देंगे, तो मतलब मैंने उसको इतने साल से होल्ड किया है, मुझे उसका कुछ भी अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो वहां मेरा लॉस है। तो यहां पर जब मैं म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं तो इसका ये हाईली लिक्विड होता है, ठीक है। आप जब चाहे तब उसको बेच सकते हैं, जब चाहे तब उसमें से आप पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। जो उसकी फेयर वैल्यू, जो उसकी करंट वैल्यू है, उसी के बेसिस पर आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो जब लिक्विडिटी का सवाल आता है तो म्यूचुअल फंड इज हाईली लिक्विड, ठीक है। अभी यहां पर आता है टैक्स डिफरल, ठीक है। टैक्स डिफरल अभी आपने जो भी अर्न किया है, ठीक है, जो भी अर्न किया है, चाहे वो आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो, वहां से आप अगर आप अर्न कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अभी यहां पर क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आप जो अर्न कर रहे हो, ठीक है, जो भी अर्न कर रहे हो आप, क्या कैसा है कि वो अर्न आपके भले अकाउंट में नहीं आ रहा है लेकिन आपका पोर्टफोलियो में दिखता है। तो होता क्या है, ये धीरे धीरे अप्रिशिएट होता है, आपको उस पर टैक्स भरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसके ऊपर बिल्कुल भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। आप उसको लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करके रखिए, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, वो आपका मनी कंपाउंड होता जाएगा, वो आपका प्रॉफिट में बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जितना आपने उसमें इन्वेस्ट किया है धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए आप मंथली बेसिस पे 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, 20,000 अगर आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक साल का आपका कितना होता है, 2.5 लाख रुपए के आसपास, 2,40,000, ठीक है। ये 10 साल का अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका कितना हो गया, लगभग 24 लाख हो गया, ठीक है, 24 लाख। और यही आप देखोगे आपने 20 साल के लिए इसको किया है, ठीक है, तो 20 साल के अगर इन्वेस्ट करोगे तो 48 लाख होता है, ठीक है। अभी इसी को आप ये सोचिए, आप मंथली बेस पे कंपाउंड करेंगे तो वो आपका एवरी मंथ का जो आ रहा है वो रिटर्न आपको मिलता रहेगा, तो कंपाउंड होता रहेगा, आपको काफी ज्यादा पैसा मिलेगा जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, ठीक है। वो जब हम उसमें निकालते हैं वो अलग कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको टैक्स इस पे नहीं लगता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अभी इसमें आपका आता है टैक्स बेनिफिट, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 80C, ठीक है, इसके तहत आप देखोगे कि टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। कई लोग आप देखोगे कि वो 1,50,000 का आपका जो इक्विटी लिंक स्कीम है उसी के अंडर में आपको मिल जाता है, ठीक है, उसी के अंडर में आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाता है कि अगर आपने इतने का इन्वेस्ट किया तो आप इतने का टैक्स डिडक्शन कर सकते हो, ऑलराइट। तो यहाँ पर आपको टैक्स डिडक्शन का भी फायदा मिल रहा है, तो आप उसको जो भी टैक्स एग्जम्पशन जो होता है उसके अंदर आप इसको इन्वॉल्व करके अपने सीए के साथ बात करके आप इजीली जहाँ पर आपको जहाँ पर भी ऐसा जहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट किया है उसके मुताबिक जहां पर भी आपका टैक्स डिडक्शन बनता है वो आपको बता देंगे। और आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड भी उसी कैटेगरी में आता है और उसके तहत आपको अंडर सेक्शन 80C में आपको टैक्स डिडक्शन आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टैक्स डिडक्शन भी आ गया। अभी आपका आता है कन्वीनियंट, ठीक है। क्या ये काफी कन्वीनियंट है? ऑफकोर्स काफी कन्वीनियंट है, ठीक है। कन्वीनियंट है कि जैसे आप इसको 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, आप इसको 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप इसको 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे काफी कन्वीनियंट है, ठीक है। पैसे के मामले में आप मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। अभी इसमें अगर मैं दूसरी चीज बताऊं कि आपको इन्वेस्ट करके बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको ना कोई रिपोर्ट को एनालाइज करना है, आपको ना ही कोई टैक्स को किसी स्टॉक को एनालाइज करना है,
ठीक है। आपको ना ही कोई NAV कैलकुलेट करना है, आपको ना ही कोई सेक्टोरल एनालिसिस करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ नहीं करना, आपको ये भी चिंता नहीं करना है कि जो प्रोफेशनल इसको एनालाइज कर रहा है वो उस लायक है कि नहीं, बिकॉज म्यूचुअल फंड हाउस जो होते हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं जो ये सब चीज़ आपके लिए करते हैं, आपके लिए करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि काफ़ी कन्वीनियंट है, ठीक है। आपको ना ही कोई बहुत बड़ा पेपर वर्क करना है, ना कोई डीमैट अकाउंट ओपन करना, ना कुछ आपको करने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। आप डायरेक्टली आप इसको ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन स्टार्ट करते हो तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हो आप, अपने कोई भी जो मंथ रहता है कोई भी डेट फिक्स कर सकते हो, यहाँ डिडक्शन हो जाए, वो उस तरीके से होना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी कन्वीनियंट होता है, इसके लिए कोई ज़्यादा हमें पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती कि हमें ऐसा लगा है बहुत पेपर वर्क है, ठीक है, तो इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा है वैसा है, वो कुछ नहीं लगता है इसमें, ठीक है। तो कन्वीनियंट है, बैठे बैठे सब काम हो रहा है और आपके लिए दूसरी थर्ड पार्टी आपके लिए काम कर रही है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए काफ़ी कन्वीनियंट है, ठीक है। तो कन्वीनियंट के मामले में देखेंगे तो ये टॉप में आता है कि काफ़ी कन्वीनियंट है। अभी आता है सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक है, सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, ठीक है। अभी जब मैं सिस्टमैटिक अप्रोच की बात करूं, सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक है, अभी जब सिस्टमैटिक अप्रोच आ रहा है, ठीक है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, अभी सिस्टमैटिक अप्रोच अगर आ रहा है तो यहां पर आप क्या देखना चाहोगे, ठीक है, कि मैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि जो मेरा मल्टीपल है 500 मल्टीपल 1000 मल्टीपल, उसके मुताबिक मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। अभी सिस्टमैटिक है, आप मंथली बेस पे कर सकते हो, क्वार्टरली बेस पे कर सकते हो, ईयरली बेस पे कर सकते हो, ठीक है। ऐसा इसमें सिस्टम बना हुआ है कि हम उसमें सिस्टमैटिकली पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरा, आपका जो फाइनेंशियल गोल है उसको भी सिस्टमैटिकली आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल गोल्स है कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे इतना मुझे चाहिए, ठीक है, ये पर्टिकुलर मेरा टाइम है, ये टाइम ड्यूरेशन है, मुझे इस टाइम पे इतना चाहिए, तो उसके मुताबिक आपको फंड्स भी आपको बताया जाएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड को आपको चुनना चाहिए, कौन सा रिटर्न आपको देखना चाहिए, कौन सा आप देखोगे कि उसमें रिस्क प्रोफाइलिंग है, वो सब आप उसमें देख सकते हो। तो पूरा आप देखोगे सिस्टमैटिक होता है, ठीक है, कि इतना रिटर्न इसमें पॉसिबल है तो इसके मुताबिक आप इतने साल में इतना टारगेट कर सकते हो। तो एवरीथिंग इज सिस्टमैटिकली अप्रोच, ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक है। तो हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स का क्या क्या एडवांटेज है फॉर इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है, और किस तरीके से इन्वेस्टर्स को पूरा एकदम स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, उनका पोर्टफोलियो के मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था हमारा एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।